1947 का साल भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। आज़ादी की लड़ाई जो सालों से चल रही थी आखिरकार खत्म हुई। लेकिन इस आज़ादी के साथ आया एक दर्दनाक बंटवारा जिसने हिंदुस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, जिसकी वजह से बहुत लोग बेघर हो गए, हिंसा भड़क उठी। ऐसे माहौल में 500 से ज्यादा रियासतों का भविष्य अधर में लटक गया। इन रियासतों पर राज करने वाले महाराजाओं और नवाबों के सामने एक बड़ा फैसला था, भारत में शामिल होना, पाकिस्तान में शामिल होना या आजाद रहना। इस फैसले का असर आने वाली कई पीढ़ियों तक इन रियासतों और यहाँ के लोगों पर पड़ने वाला था। इन रियासतों की अपनी अलग संस्कृतियां, परंपराएं और राजनीतिक व्यवस्थाएं थी। कई राजाओं को अंग्रेज हुकूमत से वफादारी थी, कुछ धार्मिक कारणों से प्रभावित थे, आर्थिक स्थिति, दूसरे राजाओं से गठबंधन और अपनी प्रजा की ख्वाहिशें, ये सब बातें भी उनके फैसले पर असर डाल रही थी। बंटवारे का साया हर तरफ मंडरा रहा था। इन रियासतों के राजाओं के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था। कुछ राजा अपनी सत्ता और आज़ादी बचाना चाहते थे, कुछ राजाओं ने भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला लिया। ये विलय की प्रक्रिया आसान नहीं थी। सदियों पुरानी दुश्मनी, जमीन को लेकर झगड़े और अलग अलग संस्कृतियां, इन सब के कारण बहुत मुश्किलें आईं। इस उथल पुथल भरे दौर की छाप आज भी दक्षिण एशिया की राजनीति पर देखी जा सकती है। 1947 में रियासतों के राजाओं ने जो फैसले लिए, उनका असर बहुत गहरा और स्थायी रहा। इस क्षेत्र की राजनीतिक सीमाएं, यहाँ रहने वाले लोगों का मिश्रण और सामाजिक ताना बाना, ये सब कुछ उन्हीं फैसलों से प्रभावित हुआ। हर रियासत के भारत या पाकिस्तान में विलय की कहानी इस बात का सबूत है कि उस वक्त इतिहास, लोगों की महत्वाकांक्षाएं और बदलते हुए समय में अपनी पहचान और अपनेपन की तलाश, ये सब एक साथ कैसे काम कर रहे थे। हिमालय की गोद में बसा जम्मू कश्मीर हमेशा से अपनी खूबसूरती और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर रहा है। इस खूबसूरत जगह के बीचों बीच महाराजा गुलाब सिंह की कहानी छुपी है, जो 19वीं सदी के शुरुआती दौर में डोगरा राजपूत योद्धा थे। गुलाब सिंह की तेज रणनीति और राजनीतिक चतुराई ने उन्हें सिख साम्राज्य का चहेता बना दिया, जो उस समय उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से पर राज करता था। उन्होंने कई चालाकी भरे गठबंधन बनाए और कई युद्ध जीते, और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाते हुए खुद को जम्मू के शासक के रूप में स्थापित कर लिया। 1846 में पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और इस क्षेत्र का राजनीतिक नक्शा बदल गया। उस साल हुए अमृतसर की संधि ने जम्मू और कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। अंग्रेजों ने गुलाब सिंह की ताकत और प्रभाव को पहचानते हुए उनकी वफादारी का इनाम देने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें महाराजा की उपाधि दी और जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान को मिलाकर एक विशाल क्षेत्र पर शासन करने का अधिकार दिया। इस तरह जम्मू कश्मीर की रियासत का जन्म हुआ, जिसके पहले महाराजा गुलाब सिंह थे। उन्होंने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो एक सदी से भी अधिक समय तक शासन करता रहा। महाराजा गुलाब सिंह अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने शासन को मजबूत बनाने और राज्य को आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित की, भूमि सुधार लागू किए और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर ने शांति और समृद्धि का दौर देखा, जिसने दूर दूर से कलाकारों, विद्वानों और यात्रियों को आकर्षित किया। उनके उत्तराधिकारियों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया, राज्य के बुनियादी ढांचे, शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक संस्थानों का और विकास किया। हालांकि इसी दौरान भविष्य के संघर्षों के बीज भी बोए गए। डोगरा, एक हिंदू राजवंश, एक ऐसी आबादी पर शासन कर रहे थे जो मुख्य रूप से मुस्लिम थी, खासकर कश्मीर घाटी में। यह धार्मिक विभाजन, आर्थिक असमानताओं और राजनीतिक उपेक्षा के साथ मिलकर अंतर्निहित तनाव पैदा करता था, जो आने वाले दशकों में और भी तेजी से सामने आता। इसलिए महाराजा गुलाब सिंह की विरासत एक जटिल विरासत है, जो प्रगति और सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों दोनों द्वारा चिह्नित है, जिसने जम्मू कश्मीर के भविष्य को आकार देना जारी रखा। जैसे जैसे भारत अपनी आजादी की ओर बियाच रहा था, जम्मू कश्मीर की रियासत खुद को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पाती है। महाराजा हरि सिंह, गुलाब सिंह के प्रपोते, 1925 में गद्दी पर बैठे। उन्हें विरासत में एक ऐसा राज्य मिला जो पूरे उपमहाद्वीप में चल रही बदलाव की हवाओं से जूझ रहा था।
भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जो खुद के शासन और अंग्रेजों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर रहा था। जम्मू कश्मीर के अंदर भी राजनीतिक चेतना बाराचा रही थी और विभिन्न समूह अधिक स्वायत्तता और सामाजिक सुधारों की वकालत कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह, जो अपने साठावादी शासन शैली के लिए जाने जाते थे, को अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। विशेष रूप से कश्मीर घाटी में मुस्लिम आबादी शासन, भूमि के स्वामित्व और आर्थिक अवसरों के मामलों में अपने कथित हाशिए पर गहरे आक्रोश को पालती थी। 1930 के दशक में शेख अब्दुल्ला जैसे करिश्माई नेताओं के नेतृत्व में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उदय ने इन मांगों को और तेज कर दिया, जिसमें डोगरा शासन को समाप्त करने और उभरते हुए मुस्लिम बहुल राज्य पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने का आह्वान किया गया था। इन आंतरिक चुनौतियों के बावजूद महाराजा हरि सिंह ने शुरू में जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता बनाए रखने की ख्वाहिश पाली। उनका मानना था कि राज्य की अनूठी भौगोलिक स्थिति, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और स्ट्रैटेजिक महत्व भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रभाव से मुक्त एक अलग रास्ते की गारंटी देता है। उन्होंने एक संप्रभु जम्मू कश्मीर की कल्पना की, जो एक नए स्वतंत्र दक्षिण एशिया में अपना रास्ता खुद बनेगा। इसके लिए उन्होंने राज्य की सेना को मजबूत बनाने, उसके प्रशासन को आधुनिक बनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वायत्तता का दावा करने की कोशिश की। हालांकि 1947 की घटनाओं ने जम्मू कश्मीर के इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया, जिससे महाराजा हरि सिंह को तेजी से बदलती दुनिया की कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा। भारत का विभाजन अभूतपूर्व हिंसा और सांप्रदायिक तनाव के साथ राज्य के भविष्य पर एक लंबी छाया डालता है। धार्मिक उत्साह और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित बाहरी आक्रमण का भूत बड़ा हुआ, जिसने महाराजा को एक ऐसा भाग्य बदल देने वाला चुनाव करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणाम आने वाली पीढ़ियों के लिए दूरगामी होंगे।